friends, welcome back to our training module section. Myself Twinkle and today I am here to discuss about LLP incorporation. अब theoretically तो आपने LLP incorporation के बारे में पढ़ा होगा, बट हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं कि practically V3 पोर्टल पर हम LLP को incorporate कैसे करते हैं. जैसे कि कंपनीज का होता है प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, सेक्शन 8, इन सब का पैटर्न एक तरीके का होता है. एलएलपी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें थोड़े डॉक्यूमेंट्स भी डिफरेंट बनते हैं और फॉर्म भी डिफरेंट बनता है. तो एलएलपी में जो सबसे पहला फॉर्म जाता है वो जाता है रन. चाहे कोई भी कंपनी बना रहे हो, पर सबसे पहला फॉर्म हमारा कौन सा जाएगा? रन, नेम रिजर्वेशन का फॉर्म, कि भाई हमें जो नाम चाहिए वो एप्लीकेबल है या नहीं है. और ये नेम रिजर्वेशन फॉर्म फाइल करने से क्या होता है, हमारा नेम भी सिक्योर हो जाता है. ठीक है, तो इसमें रन फॉर्म फाइल करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? ठीक है, आपको यहाँ पे चूज करना पड़ता है कि आप न्यू इनकॉर्पोरेशन के लिए कर रहे हैं, या फिर आप अपने ओल्ड कोई कंपनी को कन्वर्ट करने के लिए या एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम चेंज करने के लिए बना रहे हैं. वो सारी चीजें आपको चूज करनी पड़ती है. या उसके बाद या फिर आप अपनी कंपनी कन्वर्ट कर रहे हैं किसी और चीज में, एग्जिस्टिंग कंपनी है, ये सारी चीजों के लिए आपका रन फॉर्म फाइल होता है एलएलपी में. फिर अब क्या होगा, सेकंड आपको क्या डालना है यहाँ पे? एनआईसी कोड. एनआईसी कोड यानी कि आपकी कंपनी, हम बात करें अभी न्यू कंपनी की. न्यू कंपनी में सबसे पहला क्या होता है, भाई नाम आपने ले लिया, किस टाइप की कंपनी है, न्यू कंपनी आप बना रहे हैं. अब वो कंपनी आप बना तो रहे, पर उस कंपनी में आप काम क्या करेंगे, तो एक छोटा सा ब्रीफ आपको यहाँ पर देना पड़ता है. एनआईसी कोड अपने सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि हम इस एलएलपी में क्या काम करने वाले हैं. ठीक है, तो आप वहां पर अपना कोड सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक प्रीफिल हो जाएगी. 1 चूज कीजिए, 2 चूज कीजिए, 3 चूज कीजिए, ऑप्शन आपके पास है. उसमें से किसी एक को आपको प्राइमरी बनाना है, कुछ वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको इतना चूज करना ही करना है. ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर प्रपोज्ड नेम. नेम आपका एलएलपी का क्या होने वाला है? प्रपोज नेम नंबर 1, प्रपोज नेम नंबर 2, आपको दोनों प्रपोज नेम यहाँ पर आपको डालने पड़ते हैं. और डालने के बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको अटैचमेंट का. इस अटैचमेंट में क्या आपको अटैच करनी है? अटैचमेंट में आपको अटैच करना है कि मान लीजिए आपने कोई नाम अप्लाई करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, और वो नाम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि भाई आपके मतलब फ्यूचर, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मुझे उनके नाम से चलाना है, या फिर कोई भी रीजन रह सकता है. आप वहां पर उनके लिए नेम सिग्निफिकेंस करके एक होता है, नेम सिग्निफिकेंस करके, या फिर नेम अप्रूवल रिक्वेस्ट लेटर बना करके आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं कि ये नाम मुझे इसीलिए मैंडेटरी है, या फिर मेरा ब्रांड नेम ऑलरेडी बहुत चलता आ रहा है, ये बहुत टाइम से हम इस पे काम करेंगे. जो भी आप रिक्वेस्ट तरीके से यहाँ पर लगाकर रिक्वेस्ट उन्हें कर सकते हैं. ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको सेम नेम के लिए प्रोसीड करना है. अब नेम के लिए यहाँ पर प्रोसीड करने के लिए हम जब नॉर्मल कंपनी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी के नेम रिजर्वेशन के लिए फाइल करते हैं, तो वहां पर हमें गवर्नमेंट फीस आती है 1000 रुपीज. एलएलपी के केस में थोड़ा सा कम है. एलएलपी के केस में नेम रिजर्वेशन की जो फीस हम पे करते हैं वो पे करते हैं 200 रुपीज. एक बार एलएलपी के नेम रिजर्वेशन का चार्ज आता है 200 रुपए. ठीक है, तो फिर ये आपका नेम रिजर्वेशन का फॉर्म हो गया, नॉर्मली से फिल किया हमने. अब हम नेम अप्रूवल के लिए वेट करते हैं. फिर हमारा जब नेम अप्रूवल आ जाता है, नेम अप्रूवल आने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं. डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहली चीज आती है रजिस्टर्ड एड्रेस. रजिस्टर्ड एड्रेस आप अपनी एलएलपी का क्या रखने वाले हैं? रजिस्टर्ड एड्रेस आपका अगर रेंटेड है या फिर ओन्ड है, दोनों केस में आपको एनओसी बनाना पड़ता है. ठीक है, एनओसी में क्या लिखना पड़ता है आपको? नॉर्मल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई ओनर का नाम है, ये प्रॉपर्टी का एड्रेस है, और हम ऑथोराइज कर रहे हैं जो भी ऑथोराइज पार्टनर होगा एलएलपी का उसको, कि आप हमारा प्रमाइसेस यूज कर सकते हैं. और इसमें जो है साइन होने चाहिए आपके ओनर के. ओनर यानी कि जिनका नाम इलेक्ट्रिसिटी बिल पर प्रिंटेड है. ठीक है, उनसे साइन करवाना होता है आपको एनओसी. और लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल तो इसके लिए आपको चाहिए ही होता है. लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल. उसके बाद बनाते हैं हम एलएलपी कंसर्ट. जैसे हम प्राइवेट लिमिटेड और ओपीसी बनाते हैं तो वहां पे हम DR2 बनाते थे, वैसे ही यहाँ पर हम बनाते हैं कंसर्न फ्रॉम डेजिग्नेटेड पार्टनर. तो कंसर्न का फॉर्मेट क्या होता है? कंसर्न का फॉर्मेट होता है, पहले आपने अपना एलएलपी का नाम लिख दिया, ठीक है, एलएलपी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होने वाला है, सब्जेक्ट क्या होगा, उनका नाम क्या है, उनके पास डायरेक्टर DPIN, उनका डेजिग्नेट DPIN उनके पास है या नहीं है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर उनके पास ऑलरेडी है, या फिर आप फिलिप के साथ अप्रूव कर रहे हैं, फिलिप के साथ उनका अप्लाई कर रहे हैं, या फिर
उनके पास अगर है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर अप्लाइड थ्रू फिलिप लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल DI2 में बनाते हैं तो वहां पर हम लिखते हैं अप्लाइड विथ स्पाइस प्लस फॉर्म, वैसे ही यहाँ पर हम लिखते हैं अप्लाइड थ्रू फिलिप फॉर्म। उसके बाद उनका नाम, उनकी फादर्स नेम, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, मतलब ये पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। और सबसे मेन चीज, अगर उनके पास डिन नंबर होगा तो वो ऑलरेडी किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास डिन नंबर है तो आप किसी ना किसी कंपनी में डायरेक्टर होंगे ही होंगे, नहीं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। क्या पता मैंने डिन नंबर लिया था, ठीक है, और मैं अभी फिलहाल के लिए किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हूँ, मैंने सारी कंपनी से रिजाइन कर रखा है, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपके पास डिन है तो आप किसी न किसी कंपनी में डायरेक्टर होंगे ही। वो चीज आपको यहाँ पे चेक करके मेंशन करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नॉर्मली फॉर्मेट करके, और जिस पार्टनर का कंसर्न बन रहा है, यहाँ पे पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स, चाहे 2 पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, सारे ही पार्टनर्स का कंसर्न और उनके साइन लगेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं एक सब्सक्राइबर शीट। सब्सक्राइबर शीट के अंदर आता है जो भी आपके जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनका क्या, उनका डेजिग्नेशन होगा, उन सबका नाम यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर शीट में मेंशन करना पड़ता है विद सिग्नेचर। और यहाँ पर एक विटनेस का आता है, विटनेस में हम जनरली उनका ही लगा देते हैं जो हमारा प्रोफेशनल, हमारी LLP है वो इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, विटनेस, उस विटनेस का भी प्रॉपर नाम आता है, एड्रेस आता है, अगर वो प्रोफेशनल है तो उसका मेंबरशिप नंबर भी मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, और ये साइन, ये भी सेल्फ अटेस्टेड साइन होने चाहिए, दोनों से, पार्टनर से भी होना चाहिए और जो आपका विटनेस बन रहा है उनसे भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर्म हमारा फिलिप। अब हम LLP इनकॉर्पोरेशन के लिए हमें कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ता है, फिलिप फॉर्म हमें फाइल करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें हम डायरेक्टर्स का दिन जो भी चीजें होती है वो हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारा सिंपल प्रोसेस, छोटा प्रोसेस होता है कि हमें फॉर्म्स ज्यादा फाइल करने नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस फॉर्म में आपको फाइल क्या क्या करना पड़ता है, किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, नाम हमारा ऑलरेडी अप्रूव्ड है या नहीं है, अप्रूव्ड है तो यस, और उसका आपको SRN डालना पड़ता है। फिर आप इनका नाम डालिए। ठीक है, आपकी LLP का नाम क्या है, अगर आप SRN वगैरह डालेंगे तो ऑटो प्रीफिल कर लेगा। उसके बाद एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड LLP, आपके LLP का एड्रेस कहाँ का रहने वाला है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ज्यूरिडिक्शन, ये सारी चीजें आपको सर्च करके मेंशन करनी पड़ती है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या होने वाला है। अब यहाँ पे आता है प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस अलोंग विथ NOC। यहाँ पे आपको NOC और इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक दो अटैचमेंट्स है, एक जगह आपको क्या मांगा हुआ है, प्रूफ ऑफ एड्रेस अलोंग विथ NOC, यानी कि आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और उसके साथ NOC अटैच मर्ज करके लगाना है। और यहाँ सेकंड में मांगा हुआ है आपसे कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल, और यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका आता है कि आपकी ROC कहाँ कर की है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, ROC आपको, और ये ROC आपको कोई चूज करना नहीं पड़ता है, आप वहां पर अपना एड्रेस वगैरह डालते हैं तो वो आपकी ROC खुद ही आ जाती है वहां पर। ठीक है, उसके बाद आपका NIC कोड जो भी आप चूज करते हैं वो यहाँ पर प्रीफिल हो जाता है। फिर आता है कि पार्टनर्स की डिटेल हैविंग वैलिड डिन नंबर या DPIN है उनके पास या नहीं है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। अगर होती है, जिसके पास DPIN नंबर ऑलरेडी होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है। टाइम कैसे बच जाता है, जो डिन नंबर होता है ना, वो अगर आप वहां पे डालेंगे ना तो उनकी सारी डिटेल्स ऑटो प्रीफिल हो जाती है, आपको कुछ भी चीज फिल करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर नहीं होता है तो आपको सारी ही डिटेल्स वहां पर फिल करनी पड़ती है। सारी डिटेल्स यानी कि बेसिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, जो भी चीजें आपने अपने कंसर्न में बनाई है, नाम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनैलिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ती है। और फिल करने के साथ साथ आपको इनका सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड और पैन कार्ड भी अटैच करना पड़ता है। प्रेजेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, उसका एक प्रूफ भी लगाना पड़ता है। प्रूफ में हम बेसिकली या तो आपका बैंक स्टेटमेंट या तो आपका मोबाइल बिल या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी चीज आपको यहाँ पर अटैच करनी पड़ती है। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस में थोड़ा सा भी चेंज है, थोड़ा सा भी चेंज मतलब कि कई बार क्या होता है कि आधार कार्ड में जो एड्रेस होता है वो थोड़ा सा कंप्रेस करके लिखा रहता है, मतलब बीच की एक दो चीजें हटा दी जाती है। और बैंक स्टेटमेंट में अपने क्या है, बैंक स्टेटमेंट में पूरी डिटेल्ड में आपका एड्रेस आ रहा है, तो अगर थोड़ा सा भी मिसमैच है ना तो आप प्रेजेंट और परमानेंट को अलग अलग करके और सेपरेटली फिल करना, वरना क्या होता है ये लोग वहां पर भी
रीसबमिशन देने का चांसेस होता है कि भाई आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपका थोड़ा सा भी डिफरेंट है तो आप नो करके अपना एड्रेस प्रॉपरली वहां पर फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर, अकाउंट नंबर, सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ती है। अब आते हैं यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन आप कैसे कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, कन्वर्जन में कर रहे हैं, अदर देन कैश में कर रहे हैं। तो मोस्टली जब एलएलपी आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो डायरेक्ट जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन कैश में ही दिखाते हैं। जिस तरीके से भी उन्होंने जो भी मोड चूज किया, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्या अमाउंट होगा, वो आपको अमाउंट यहाँ पर उनका मेंशन करना है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो भी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको सारे ही डायरेक्टर्स की डिटेल यहाँ पर आपको सेम तरीके से प्रीफिल करना है, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो, ठीक है। डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल कर दी और इसी के साथ नीचे आते हैं और देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या है हमारे। ये सारी चीजें जब आप पोर्टल पे करते हैं ना, तो पोर्टल पे आपको उतनी ही चीजें दिखाई देंगी जो आपके काम की होती है, यानी कि जो आपकी कंपनी में एप्लीकेबल है वही चीजें दिखाएंगी, और चीजें आपको कुछ भी नहीं दिखाएंगी। जब हम फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो फॉर्म में पूरा ही फॉर्म डाउनलोड होता है, चाहे वो एप्लीकेबल हो चाहे ना हो। और अच्छी भी बात है, अगर वहां पर हमारे पास सारी ही चीजें दिखेंगी तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भरना है या नहीं भरना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहाँ पर आ रहा है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो जितने पार्टनर्स है उन्होंने टोटल कंट्रीब्यूशन कितना किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। और पैन और टैन के लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो जैसे आप इनको प्राइवेट लिमिटेड और ओपीसी में डालते हैं वैसे ही आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एरिया कोड, एओ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डालनी पड़ती है। सोर्स ऑफ इनकम, आपकी एलएलपी में सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या रहता है वो भी चीज आपको यहाँ पे डालनी है। और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन जो प्रोफेशनल होता है उसकी डिटेल डालते हैं हम कि कौन सा प्रोफेशनल, यहाँ पर एडवोकेट भी आपके बना सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी बना सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बना सकता है, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट भी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। यहाँ पर उसकी डिटेल आती है। फेलो है या एसोसिएट है विथ डीएससी, उनका नाम आता है। और इसी के साथ आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्म करके आपको फॉर्म को सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो जैसे आपका मिनी डैशबोर्ड खुल जाता है। मिनी डैशबोर्ड में आपका फॉर्म 9 ऑटोमेटिक प्रीफिल हो जाता है। इसमें आपको कुछ भी चीजें प्रीफिल करने की नीड ही नहीं पड़ती है। जो आपने फिलिप में जो भी डिटेल्स आपने फिल की है ना, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही डाल देता है। आपको यहाँ पे कुछ भी चीज डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस इसको डाउनलोड कर लेना होता है और अपलोड कर देना होता है, ठीक है। ये चीज आपकी ऑटोमेटिक बन जाती है, इसमें कुछ भी चीज आपको डालने की नीड नहीं पड़ती है। और इसी के साथ आपको फिर सारे फॉर्म्स में डीएससी लगाना है। डीएससी लगाने के बाद अगर जिस भी पार्टनर के पास ऑलरेडी आप डिन नंबर या डीपीआईएन नंबर है, उसके V3 में जाकर उसका डीएससी को एसोसिएट करना है और फिर जाकर के फॉर्म को अपलोड करना है। फॉर्म अपलोड होने के बाद आपकी कंपनी अंडर इनकॉर्पोरेशन चली जाएगी, आपकी एलएलपी अंडर इनकॉर्पोरेशन चली जाएगी। अंडर इनकॉर्पोरेशन में आपको फिर वेट करना है कंपनी का। अगर उन्हें कोई और चीज चाहिए होगी तो वो आपको एससीएन के थ्रू आपसे मांगेंगे, और अगर कोई भी चीज नहीं चाहिए होगी, उनको सारी डिटेल सही लगेगी, तो आपकी एलएलपी सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। इनकॉर्पोरेट होने के बाद जैसे नॉर्मल कंपनीज में आपको INC 20A फाइल करना पड़ता है, यहाँ पर आपको फॉर्म 3 फाइल करना पड़ता है। फॉर्म 3 की वीडियो भी आपको हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल से मिल जाएगी। सो थैंक यू।